मैं इस समय इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर विजिट कर रहा हूं। जब आप इस वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद से लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद से जब आप यहां पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे AIS पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से विंडो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर जस्ट आपको दिखेगा AIS, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से इस प्रकार से विंडो आपके सामने आएगा। इसमें दो तरीके से आपको रिपोर्ट दिखाए जाएंगे, पहला टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और दूसरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। जो AIS हम लोग देख रहे थे उसका फुल फॉर्म होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अगर आप समरी देखना चाहते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी कहाँ कहाँ से अर्निंग हुई है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है, तो ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैंने यहाँ पर 2023-24 सेलेक्ट कर लिया है। और अब मैं इस एक रिटेल इन्वेस्टर का अगर मैं टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका टोटल कहाँ कहाँ से अर्निंग हुआ है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, तो जितने भी बैंक में इनके अकाउंट होंगे उनसे जितना भी सेविंग बैंक अकाउंट से इनकी अर्निंग हुई है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। इसके बाद से इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, जितने भी इनके फिक्स डिपॉजिट्स होंगे और उनसे जो उनको अर्निंग हुई है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद से आप देख पा रहे होंगे सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि जो भी आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं यानी रिडीम करते हैं, तो उससे जो आपको पैसे मिलते हैं उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को हटाने के बाद से जो आपका गेन हुआ वो गेन भी आपके टोटल इनकम में काउंट होता है और वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अलावा जो भी आप यूनिट्स और सिक्योरिटीज परचेज करेंगे म्यूचुअल फंड में, वो भी आप हर साल कितना कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में वो यहाँ पर शो करेगा। कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप कुछ भी डेटा छुपा नहीं सकते। आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कितना आपको गेन हो रहा है, कितना आपका लॉस हो रहा है, सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। और जब आप अपना ITR नहीं फाइल करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में आपको गेन होता है तो उस कंडीशन में आपको नोटिस आने की भी संभावना रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है आपको हैवी पेनल्टी भी लगाया जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसलिए समय समय पर आप ITR जरूर फाइल करते रहिएगा। यहाँ पर हम लोग एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे जो कि 15,000 मंथली SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए यानी कम से कम 20 साल के लिए। तो अगर 17% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें तो जो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट होगा इस 20 वर्षों में 15,000 पर मंथ के हिसाब से 36 लाख उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उसका टोटल जो रिटर्न बनेगा वो 2,67,43,750 रुपये का बनेगा। और जो टोटल कॉर्पस होगा यानी प्रिंसिपल और रिटर्न मिलाकर के हो जाएगा 3,03,00,000 रुपये, यानी कि 15,000 पर मंथ की SIP 20 साल तक चलाने के बाद से 17% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उसका टोटल कॉर्पस इतना बन जाएगा। अब जब मान लीजिए कि ये 20 सालों के बाद अपना पूरा पैसा निकालने जाता है तो उसे हैवी यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करते हैं कि इनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अगर 20 साल बाद ये अपना पूरा पैसा एक साथ निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो टैक्स पेमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि 1 साल से कम समय हुआ है और उस पर जो आपको गेन होगा उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, उस पर जो आपको गेन मिलेगा उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ध्यान से सुनिएगा, चूंकि ये मंथली बेसिस पर इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होता है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो 19 साल तक जो इनका पेमेंट हुआ SIP का, जब वो 20वें साल निकालने जाएंगे तो उन सबको 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका होगा। लेकिन 20वें साल, ध्यान से सुनिएगा, 20वें साल का जनवरी से मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। ठीक है, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो इनका 12 इंस्टॉलमेंट पे हुआ होगा, अगर 20वें साल दिसंबर में जाकर के वो पूरा पैसा निकालते हैं तो ये जो 12 पेमेंट हुआ 20वें साल में जाकर के, इसको अभी 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, तो ये जो 12 पेमेंट हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कंसीडर किया जाएगा और बाकी के 19 साल का जो पेमेंट हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए और मोटा मोटी आपको
एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इग्नोर कर रहा हूं और यहां पर मैं ये मान रहा हूं कि टोटल जो इनको गेन हुआ वो मैं लॉन्ग टर्म मान करके चल रहा हूं। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ मैं आपको मोटा मोटी कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं कि कितना अगर एक बार में आप पैसा निकालते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो केवल हमें गेन पर बनती है। यहां पर आपका कितना इन्वेस्टमेंट था, कितना आपका टोटल कॉर्पस हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब है कि हमारा जब हम पैसा निकाल रहे हैं तो कितना हमें रिटर्न मिला, यानी कितना हमारा नेट इनकम हुआ। नेट इनकम हमारा इतना हुआ। अब इस पर हमें, चूंकि मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर कर रहा हूं और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे। तो जो हमें रिटर्न मिला इस पर अभी के नियम के हिसाब से 1,25,000 तक का आपको टैक्स में रिबेट मिल जाता है। यानी ये जो अमाउंट है इसमें से इतना अमाउंट घटा देंगे, हमारा टैक्स में छूट मिल जाएगा, इतना टैक्सेबल अमाउंट माइनस हो जाएगा। ये पूरा टोटल टैक्सेबल अमाउंट है जिसमें से इतने का आपको रिबेट मिल जाएगा, तो इसमें से इतना घटा देंगे तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उस पर हमें आज के डेट के हिसाब से 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2,67,43,750 रुपये हमें टोटल गेन हुआ था। इसमें से 1,25,000, ध्यान से देखिए, 1,25,000 को मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो जो अब हमें नेट टैक्सेबल अमाउंट आया वो हमारा आया 2,66,18,750 रुपये का। इस पर हमें 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। तो इस पर मैं 12.5% यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो इतनी बनेगी। ठीक है, 12.5% मैंने निकाला तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 33,27,000, 33,27,000 ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। यानी कि जब आप पूरा पैसा एक बार में निकालेंगे तो आपको 33,27,000 टैक्स के तौर पर पे करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इतना बड़ा अमाउंट तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना हम सरकार को टैक्स क्यों पे करें, हमें इस टैक्स को बचाना है। तो इसके लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के साथ वीडियो है तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हम लोग ये प्लान करते हैं कि हम 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन 20 साल, 25 साल, 30 साल में बहुत बार आपको मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी और आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करके ही ये पैसे को रिकवर करते हैं या फिर अपने ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि आज के डेट में आपकी एज कुछ भी हो सकती है, जब आपकी शादी होगी आपके खर्चे बढ़ेंगे, उसके बाद से आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए एक मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी जब आपका बच्चा 17-18 साल का होगा, यानी जब वो ग्रेजुएशन में जाएगा। आज अगर आप पढ़ाई देखेंगे बहुत महंगी हो चुकी है। आप बीटेक की बात कर लीजिए, एमबीए की बात कर लीजिए, अच्छे कॉलेज से आप जाते हैं तो बहुत साल भर का फीस आपको 2.5 लाख 3 लाख तक का पेमेंट करना पड़ जाता है। अगर 4 साल का आप बीटेक देखेंगे तो 3 गुणे 4 करेंगे तो लगभग 12 लाख आपका बीटेक के लिए खर्चा हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही साथ एमबीए अगर अच्छे कॉलेज से करते हैं तो बहुत महंगी फीस है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो और ज़्यादा आपको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जब बच्चे की आप शादी करेंगे उस समय भी आपको मोटे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ अगर इससे पहले आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर, 2 व्हीलर तो खैर आप अरेंज कर सकते हैं। वैसे आज 2 व्हीलर की भी रेट कम से कम भी लेंगे तो 1 लाख से ऊपर ही आपको मिलेगा। तो 4 व्हीलर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मोटे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर आप इसके बीच में अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे जो खर्चे हैं, हम लोग भले ये लेकर के चल रहे हैं कि 20 साल से 35 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये सारे खर्चे आप इसी इन्वेस्टमेंट में से वहन करते हैं। तो इन खर्चों को अगर आप देखेंगे तो ये 2 तरीके के खर्चे होते हैं। पहला ये खर्चा जिसे हम लोग 1, 2 साल, 3 साल तक अवॉइड कर सकते हैं, और दूसरा खर्चा जिसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका बच्चा जब ग्रेजुएशन में गया तो उस समय आपको मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्या आप ये 1-2 साल के लिए टाल सकते हैं? क्या आप ये कहेंगे कि इस साल मेरे पास पैसे नहीं है एडमिशन कराने के लिए, 2 साल रुक जाओ, 2 साल बाद में आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दूंगा? नहीं, ये नहीं टाला जा सकता। तो ये ऐसा खर्चा है जिसे हमें मैंडेटरी है कि हमें इतने साल बाद चाहिए ही चाहिए। इतने साल बाद मतलब कि हमारा बच्चा जब 17-18 साल का होगा तो हमें ये पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ये फिक्स हो गया कि हमारा टाइम होराइजन फिक्स हो गया कि इतने साल बाद हमें पैसा चाहिए। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें गाड़ी का, तो गाड़ी 4 व्हीलर आपको लेना है तो उसके लिए 1 साल रुका भी जा सकता है, 2 साल रुका भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा आफत नहीं आ जाएगी।
इसके बाद से घर की बात करें तो 1-2 साल इसके लिए भी रुका जा सकता है। बच्चों की शादी की बात करें, बच्चे की शादी की एज निकलती जा रही है, आप नहीं कह सकते कि आप 2 साल 4 साल और रुक जाइए। तो ये सारे खर्चे आपको डिवाइड करना होगा, उन खर्चों में अलग अलग डिवाइड करना होगा कि जिसे आप 1-2 साल के लिए टाल सकते हैं और जिसे आप 1-2 साल के लिए नहीं टाल सकते। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी हिसाब से आपको फंड का सिलेक्शन करना होता है। आज मान लीजिए आपकी एज 35 साल या फिर 40 साल हो सकती है और आपका बच्चा जो है मान लीजिए 10 साल का है, मान लीजिए 10 साल का है, तो 17 साल बाद वो ग्रेजुएशन 17 साल का जब वो होगा तो ग्रेजुएशन में जाएगा। यानी आपके पास 7 साल का समय है जब आप उसके ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। तो इन 7 सालों के लिए आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में अगर आप अपना एक्सपोजर लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर के ये होते हैं। तो आप उसकी पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप में आप अपना एक्सपोजर रखेंगे। तो इसी हिसाब से आपके टाइम होराइजन और आपके गोल के हिसाब से फंड सेलेक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जिस हिसाब से गोल है उसके हिसाब से आपको टाइम देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपका फंड सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब जब आप पैसे रिडीम करेंगे तब क्या होगा इसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे रिडीम्पशन जो कि आप 1-2 साल के लिए नहीं टाल सकते, जैसे बच्चे की शादी हो गया, बच्चे की पढ़ाई हो गया, तो उस कंडीशन में जब आपको पता है कि मैं इसको 1-2 साल नहीं टाल सकता, तो जब आपका मान लीजिए आपका 2030 में जाकर के, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपका 2030 में जाकर के बच्चे ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उस समय आपको मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको 2028 से ही अपना पैसा धीरे धीरे रिडीम करके सेफ जगह पार्क करने लगेंगे। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड से निकाल करके उसको एफडी करा सकते हैं ताकि तुरंत वो लिक्विड हो सके। ठीक है, तो ये 2028 से ही आपको शुरू कर देना है। और मेन हमारा एम क्या है? हमारा एम है टैक्स बचाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें 12 लाख की जरूरत पड़ेगी, 12 लाख की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा टैक्स कैसे बनेगा? जैसे आप 12 लाख निकालेंगे तो इस 12 लाख का जो टोटल अमाउंट है उसके लिए आपने कितने यूनिट परचेज किए थे जिसका अमाउंट बढ़ करके 12 लाख हो गया है। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल देखा जाएगा। मान लीजिए आपकी प्रिंसिपल इसमें 3 लाख की थी और आपका पैसा 4 गुना होकर के 12 लाख हो गया, तो गेन कितना हुआ? आपका गेन हुआ यहाँ पर आपको 9 लाख का, और 9 लाख में से 1,25,000 आपका घटा दिया जाएगा, यानी कि मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो 7,75,000 हो जाएगा। और इसका 12.5% तुरंत आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इस टैक्स को हमें बचाना है, तो कैसे बचा सकते हैं? इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 साल पहले से हम अपने अमाउंट को निकालेंगे। जैसे कि हमें 12 लाख का ज़रूरत है ग्रेजुएशन में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि पहले साल जब हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर हम अपना देखेंगे कि कितना यूनिट हमें निकालना पड़ रहा है और उस यूनिट को हमने कितने में परचेज किया था, और 1 साल में हम 1,25,000 तक का एक तरीके से टैक्सेबल अमाउंट में रिबेट ले सकते हैं। तो हम अपना अमाउंट इस हिसाब से निकालेंगे कि जो हमारा गेन हो वो 1,25,000 के अंदर ही हो। इसे आप टैक्स हार्वेस्टिंग के भी नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है तो ये जो गेन होता है इसको आप इस 7 लाख में भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपका 7 लाख तक का इनकम है और न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत अगर आप टैक्स फाइल करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 रुपये बनती है। मान लीजिए अगर आपका टोटल सैलरी से इनकम 5 लाख का हो रहा है, टोटल सैलरी से इनकम 5 लाख का हो रहा है और आप म्यूचुअल फंड को इस प्रकार से सेल किए कि आपको 2 लाख का गेन हुआ, तो कायदे से अगर आप देखेंगे तो कायदे से तो 1,25,000 तक का आपको छूट मिल जाएगा। तो बाकी का जो बचा 75,000 उस पर आपको टैक्स पे करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ये गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भले आपका ये 1,25,000 तक का छूट है, लेकिन ये देखा जाता है कि न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख आपका पूरा अगर हो जाएगा, उसके बाद अगर आपका गेन हो रहा है तो उस पर आपको छूट मिल करके बाकी पर टैक्स लगेगा। अगर टोटल गेन आपका 2 लाख का ही था और 5 लाख आपकी टोटल इनकम है सैलरी से, तो दोनों को मिलाएंगे तो 7 लाख हो रहा है और 7 लाख तक का आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो उस कंडीशन में आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि आपको 75,000 पर 12.5% टैक्स नहीं देना है, आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक का आपको टैक्स में छूट दिया गया है। यहां तक क्लियर हो गया? यहाँ पर ये जो 1,25,000 का ये रिबेट तब माना जाता है अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख को टच कर रही है, मतलब कि आप टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, उसके बाद जो आपका गेन हुआ म्यूचुअल फंड से उस पर इतना छूट दे करके बाकी के अमाउंट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका टोटल गेन और टोटल सैलरी से इनकम मिला करके 7 लाख के अंदर ही है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनती है। तो इस तरीके से आपको खुद से इंडिविजुअली लेवल पर आपको कैलकुलेट करना होगा आपकी सैलरी आपके गेन्स को लेकर के। तो अगर आपका कोई ऐसा गोल है जैसे बच्चे की पढ़ाई और उसके लिए आपको पता है कि मुझे इस वर्ष में जाकर के पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस वर्ष में
ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो बीटेक में अगर मैं एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, जो मैं यहाँ पर 3 लाख का अमाउंट लेकर के चल रहा था प्रत्येक ईयर आपको, तभी तो 12 लाख हुआ था। तो पहले साल मुझे कितना चाहिए? पहले साल तो मुझे केवल 3 ही लाख चाहिए ना, तो मैं 12 लाख निकाल करके क्या करूंगा? मैं सिर्फ 3 लाख तक का अरेंज करूंगा पहले साल, बाकी के अमाउंट को मैं यहाँ पर होल्ड रखूंगा। अगले साल जाकर के मैं फिर 3 लाख निकालूंगा, इसके बाद से जाकर के मैं 3 लाख निकालूंगा, इसके बाद जाकर के मैं 3 लाख निकालूंगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कि मार्केट में करेक्शन पीरियड आ जाता है, हो सकता है 2-3 साल तक ये निगेटिव रिटर्न देने लगे। तो दोनों चीज़ों को आपको कंसीडर करके चलना है। आप पूरा रिस्क भी नहीं ले सकते कि पूरे पैसे को आप होल्ड करके रखें, मतलब कि फर्स्ट ईयर का निकाल लें और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का रहने दें। तो उस तरीके से आपको दोनों चीज़ों को लेकर के चलना है कि क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है और भी आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं। यानी ये सारे बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके हिसाब से आप अपना रिडेम्पशन तय करते हैं कि कितना और किस हद तक आपको निकालना है। कहने का मतलब कि जब आपका पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उससे 1-2 साल 3 साल पहले से ही आप पैसे को म्यूचुअल फंड से निकालते रहेंगे पार्ट वाइज करते हुए, ताकि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो बने। क्योंकि आपका मान लीजिए कि 4 लाख तक का टोटल सैलरी से इनकम हो रहा है, तो 3 लाख तक का गेन आप निकालेंगे तो भी आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा आपकी सैलरी के हिसाब से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये तो हमने देख लिया कि ऐसे खर्चे के लिए जिसे हम टाल नहीं सकते। अब दूसरा बात करते हैं ऐसे खर्चे के लिए जिसे हम लोग 1-2 साल के लिए टाल सकते हैं, जैसे कि 4 व्हीलर लेना हुआ, इस प्रकार से आपके खर्चे हैं जिसे आप 1-2 साल के लिए टाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो उसके लिए भी आप 2-3 साल पहले से ही अपना पैसा रिडीम करना शुरू कर सकते हैं। वैसे कार की जब बात करेंगे तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, अगर आपका एवरेज कार लेना है तो 10 लाख के आसपास मिल जाएगा। तो 10 लाख 12 लाख में अगर आप देखेंगे तो इसमें हो सकता है प्रिंसिपल आपका 2 लाख हो और टोटल 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि आपकी नेट इनकम कितनी हो रही है सैलरी से और उसके हिसाब से टोटल गेन कितना हो रहा है। और टोटल गेन और नेट सैलरी से इनकम जोड़ करके अगर 7 लाख के अंदर है तो उतने अमाउंट तक का आप रिडीम कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपको पैसे समय समय पर निकालते रहना होगा, यानी टैक्स हार्वेस्टिंग करना होगा। यानी जब भी आपके खर्चे हो रहे हैं तो उसके 2-3 साल पहले से ही आप अपना प्लान शुरू कर सकते हैं पैसे को धीरे धीरे निकालने के संदर्भ में। क्योंकि वहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट में करेक्शन आया, जैसे आपके बेटे की पढ़ाई है और आप मार्केट में बहुत हैवी करेक्शन आ गया, 30% 40% मार्केट नीचे चला गया, तो उस कंडीशन में आप अपने बच्चे की पढ़ाई तो नहीं रोक सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वहां से पैसे धीरे धीरे करके निकाल करके सेफ जगह उसको पार्क करते रहिए, यानी एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट में जहां बहुत ज़्यादा लिक्विड हो और आपका पैसा प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो नीचे जाने का खतरा कम रहे। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपका रिडेम्पशन आपको करना है उससे 2-3 साल पहले से ही आपको प्लान करते रहना चाहिए और टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत आप धीरे धीरे पैसा निकालते रहिए। आपकी इस तरीके से अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी, 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है। इसके बाद से बात करते हैं मोटा पैसा जब आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि जब आपको घर लेना है। तो घर आज के डेट में देखते हैं तो 2 BHK लेंगे तो 50 लाख, 3 BHK लेंगे तो 75 लाख, इस तरीके से मोटा अमाउंट आपको खर्च करना पड़ सकता है। या फिर अगर आप जमीन लेकर के बनाते हैं तो इस तरीके से खर्च होता है। अगर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 54 आई थिंक F है, 54F के तहत अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपने अगर 1 करोड़ का भी घर लिया तो ये 1 करोड़ जो आप म्यूचुअल फंड से रिडीम करके निकाले हुए हैं वो टोटल आपका सेक्शन 54F के अंतर्गत टैक्स फ्री हो जाएगा। यानी कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हैं उससे 1 साल पहले या फिर अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो उससे 3 साल के अंदर अगर आप अपना सेक्शन 54F के अंतर्गत आप अपनी टोटल इनकम को दिखा देते हैं कि मैंने इससे घर लिया है, तो भले ही आपको गेन 1 करोड़ का क्यों ना हुआ हो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके माध्यम से आप अपना पूरा का पूरा टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा। जैसे आप जब अपना ITR फाइल कराते हैं तो आपको कंसल्ट करना होगा किसी CA से या फिर टैक्स फाइल करने वाले ITR फाइल करने वाले रिप्रेजेंटेटिव से, ताकि वो इन चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से समझा पाए। ठीक है, तो जब भी आप अपना घर लें म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करके तो आप इस सेक्शन का लाभ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी आपका अमाउंट हो वो सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपार्टमेंट जैसे घर लेते हैं तो उस कंडीशन में 1 साल के अंदर आपको ये दिखाना होगा फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आप अपना घर बनवाते हैं तो घर बनाने में तो टाइम लगेगा, तो वहाँ पर आपको 3 साल का समय दिया जाता है कि आप 3 साल में जो भी खर्चे हुए हैं घर बनाने में वो अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट से अगर सेल आउट करके अर्निंग किए हैं तो उन सबको आप दिखा सकते हैं सेक्शन 54F में, और वो पूरा अमाउंट आपका टैक्स
फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर के लिए, इसी प्रकार से शादी के लिए भी आपको 2-3 साल पहले से ही अपना प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से जब आपकी रिटायरमेंट आएगी, जब आपको मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी, हाँ, क्योंकि आपका मेन सैलरी से इनकम तो खत्म हो चुका होगा, तो मैंने आपको दिखाया कि आपका अमाउंट जो 3 करोड़ हुआ है वो बीच बीच में आप पैसे निकालते रहेंगे तो हो सकता है कि वो घट करके 1 करोड़ के आसपास हो चुका हो। तो 1 करोड़ का जो अमाउंट होगा उससे आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। SWP के बारे में मैंने कई बार वीडियोस में बात कर रखी है, जिससे आपको मंथली इनकम भी मिलती रहेगी, और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इस मंथली 1 करोड़ अमाउंट के साथ आप मंथली अगर 0.5% देखें तो 50,000 महीने का आप हर महीने सैलरी के तौर पर ले सकते हैं, और बाकी जो अमाउंट है आपका वो भी बढ़ता रहेगा। SWP काम कैसे करता है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक बाल्टी है और इस बाल्टी में ऊपर से नल लगा हुआ है। अब इस नल में फुल स्पीड से पानी आ रहा है, और इस बाल्टी में भी एक छोटा सा नल लगा हुआ है जिसमें पानी का जो स्पीड है निकलने का वो आधा है, जो ऊपर से पानी आ रहा है उससे आधे स्पीड से पानी निकल रहा है। तो क्या ये बाल्टी कभी खाली होगा? नहीं खाली होगा। क्यों? क्योंकि जितना पानी आ रहा है उसका आधा ही पानी तो केवल निकल रहा है, तो ये बाल्टी जो है वो आधे स्पीड से लगातार भरती चली जाएगी। SWP भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में हमने माना कि हमारा 17% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, 17% ना सही 15% मान लेते हैं, 15% ना सही 12% मान लेते हैं, तो 12% सालाना हमें मिल रहा है, और हम कितना कर रहे हैं मंथली? मैंने बोला कि 0.5%, 1 करोड़ का अगर आप 0.5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 50,000 आएगा, 50,000 आएगा। अब अगर मंथली मैं 0.5% निकाल रहा हूं तो ईयरली निकालने के लिए मुझे इसमें क्या करना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12×5 = 60 यानी 6% आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें ईयरली मिल रहा है, हमारा पैसा ग्रो कर रहा है 12% से, और हम ईयरली निकाल रहे हैं 6%। अब आप बाल्टी वाले कॉन्सेप्ट को याद करिए कि 12% से पानी इसमें आ रहा है और 6% से हम पानी निकाल रहे हैं, यानी आधा ही हम निकाल रहे हैं। तो उस कंडीशन में आधा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपका पैसा जो है वो लगातार ग्रो कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है SWP का। तो आप इस तरीके से जब आप प्लान करेंगे, पहले से आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की शादी के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए और अपने रिटायरमेंट को लेकर के पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। अगर आप पूरा पैसा एक बार निकालते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत हाई बनती है, जिससे आपको बचना चाहिए। और वैसे भी आप पूरा पैसा एक बार निकाल करके करेंगे क्या? उतना पैसा करेंगे क्या? उससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में रहने दीजिए, वो ग्रो भी होता रहेगा, और जब जब आपके खर्चे रहेंगे उसको आप 2-3 साल पहले से प्लान करना शुरू कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप अपनी सैलरी के हिसाब से और नेट इनकम के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।